हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने जो त्रिकोणीय और चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचनाएं हैं उनके लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो या फिर सीमांत त्रिज्या अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाती है, इस पर हमने बात कर ली थी। तो आज हम आइए जो अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना है उसके लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात, देखिए अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना के लिए जो त्रिज्या अनुपात है उसका मान 0.414 से 0.732 के मध्य होता है। ओके, और ऐसी स्थिति में जो आयन है क्रिस्टल में, धनायन और जो ऋणायन है, उनकी समन्वय संख्या 6 होती है। यानी जो एक धनायन या फिर ऋणायन के चारों ओर धनायन या ऋणायन अष्टफलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए अष्टफलकीय संरचना को समझना जरूरी है। अष्टफलकीय संरचना किस प्रकार से होती है, तो अष्टफलकीय संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हम आयनों की व्यवस्था को एक घन के अंदर अज्यूम करते हैं। ओके, अगर एक घन के अंदर अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना में धनायन व ऋणायनों की व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो ये जो धनायन है वो घन के केंद्र बिंदु पर स्थित है तथा घन के प्रत्येक फलक के केंद्र बिंदु पर एक ऋणायन है। तो देखिए घन के अंदर 6 फलक होते हैं और 6 फलकों के केंद्र बिंदु पर अगर कोई ऋणायन स्थित हो और घन के केंद्र पर धनायन स्थित हो तो इस प्रकार की जो क्रिस्टल ज्यामिति या क्रिस्टल संरचना बनती है वह अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना कहलाती है। तो देखिए इसको समझने के लिए एक जो चित्र 2 है वो दर्शाया गया है, जिसमें देखिए इस प्रकार का जो डार्क किया हुआ जो सर्किल है वो धनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इस प्रकार का जो सर्किल है वो ऋणायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसमें इस डायग्राम में ये जो सर्किल के रूप में जो दिखाए गए हैं वो ऋणायन को इंगित कर रहे हैं और जो डार्क सर्किल है जो कि यहाँ पे केंद्र में है वो ऋणायन को इंगित कर रहा है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को देखने से पता चल रहा है कि धनायन और जो 4 ऋणायन है जिनको A2, A6, A5 और A3 कहा गया है वो क्या है, एक प्लेन में है। इसके अलावा जो ऋणायन A1 है और ऋणायन A4 है वो प्लेन के क्रमशः ऊपर और नीचे स्थित हैं। तो देखिए अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना को समझने के लिए इधर देखिए, जैसे ये मोबाइल है, ओके, मोबाइल सभी को दिख रहा होगा। तो देखिए अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना किस प्रकार से होगी। मोबाइल का जो केंद्र बिंदु है यहाँ पे देखिए चौक से मैंने इसको मार्क किया है, ये क्या है, धनायन है। यहाँ पे जो मोबाइल के चारों कोने हैं वहां पे क्या है, 4 ऋणायन है। यानी 4 ऋणायन और एक धनायन क्या हो गया, एक प्लेन में हो गया। ओके, एक ऋणायन यहाँ पे है और एक ऋणायन मेरी साइड में। बात समझ में आ गई। धनायन के जस्ट सिद्ध में इस साइड में प्लेन के बाहर की तरफ एक ऋणायन है जो कि A1 है और एक ऋणायन मेरी तरफ है जो कि ऋणायन A4 है। ये बात क्लियर होगी। अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना किस प्रकार से होती है। अब अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना क्लियर होने के बाद में हम जो अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना है उसके लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना में
एक धनायन 6 ऋणायनों से अष्टफलकीय रूप में घिरा हुआ होता है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना में एक धनायन 6 ऋणायनों से अष्टफलकीय रूप में घिरा हुआ होता है। घन के केंद्र पर धनायन है तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक ऋणायन स्थित है। जो घन है, क्यूब है, उसका जो केंद्र है उस पर धनायन है और जो घन के 6 फलक हैं उन 6 फलकों के केंद्र बिंदु पर क्या है, 6 ऋणायन है। इस प्रकार से क्या हो गया, एक अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना का निर्माण हो गया। चित्र में समकोण त्रिभुज DOC में देखिए, समकोण त्रिभुज DOC। अब क्योंकि देखिए अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना एक रेगुलर ज्यामिति है, जिसमें अगर हम उसको थोड़ा बहुत रोटेट करें, किसी भी एंगल से अगर रोटेट किया जाए, संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नजर नहीं आता हो, तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, ये रेगुलर अष्टफलकीय संरचना है। तो देखिए अष्टफलकीय संरचना के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए हम उस क्रिस्टलीय संरचना का ऐसा भाग चयन करते हैं, ऐसे भाग का चयन करते हैं कि एक धनायन और जो 4 ऋणायन है जो कि एक प्लेन में स्थित है, उसके माध्यम से हम ये जो रेडियस रेशियो है उसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अष्टफलकीय संरचना का हमने इतना सा पार्ट सीमांत त्रिज्या अनुपात ज्ञात करने के लिए चूज किया है। तो देखिए इसमें एक त्रिभुज बना है DOC, जो कि समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है पॉइंट O पर। तो देखिए समकोण त्रिभुज DOC में BC स्क्वायर इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। देखिए DC स्क्वायर इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए इसमें DC का मान कितना है, D और C। तो दो ऋणायनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, उसका दोनों की त्रिज्याओं का योग, जो कि क्या है 2r माइनस। DO का मान कितना हो गया, r प्लस प्लस r माइनस। देखिए D ऋणायन का केंद्र बिंदु और उसके परिधि के बीच की दूरी कितनी हो गई, r माइनस। और यहां से और यहां तक की दूरी यानी धनायन के परिधि से और धनायन के केंद्र बिंदु तक की दूरी क्या होगी, r प्लस होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, DO के बीच की डिस्टेंस r माइनस प्लस r प्लस। देखिए DO इक्वल टू r प्लस प्लस r माइनस। ठीक उसी प्रकार से देखिए CO का मान भी r प्लस प्लस r माइनस होगा। ओके, अब देखिए समीकरण A, B व C से DC, DO व CO के मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, इसमें आप DC, DO व OC का मान रख दीजिए। कहां से रखेंगे, समीकरण नंबर A, B और C से। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, DC का मान कितना है 2r माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए DO का मान कितना है r प्लस प्लस r माइनस का स्क्वायर प्लस CO का मान कितना है r प्लस प्लस r माइनस का स्क्वायर। कितने हो गए, दोनों राशि समान है, 2 हो गया, 2r प्लस प्लस r माइनस का स्क्वायर। दोनों तरफ से वर्गमूल ले लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे 2r माइनस का स्क्वायर का क्या अंडर रूट हो गया, 2r माइनस इक्वल टू रूट 2r प्लस प्लस r माइनस। तो देखिए 2r माइनस इक्वल टू 1.414, रूट 2 का मान कितना होता है 1.414, r प्लस प्लस 1.414 r माइनस 2r माइनस। अब देखिए r माइनस और r प्लस वाली राशियों को एक तरफ रख लीजिए, r माइनस को एक तरफ, r प्लस को दूसरी तरफ। तो देखिए 2r माइनस माइनस 1.414 कितना आ गया 0.586 r माइनस इक्वल टू 1.414 r प्लस। ओके, हमें क्या चाहिए r प्लस अपॉन r माइनस, जिसको कि हमने क्या कहा है, त्रिज्या अनुपात कहा है। ओके, तो ये क्या प्राप्त हो गया, r
त्रिज्या अनुपात इक्वल टू 0.414। अब देखिए जो अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना के लिए हमने त्रिज्या अनुपात की जो रेंज निर्धारित की थी 0.414 से 0.732 के बीच में, तो ये रेंज है वो 0.414 इसकी न्यूनतम रेंज है। ओके, यानी इससे कम अगर त्रिज्या अनुपात का मान है तो संरचना अष्टफलकीय नहीं होगी, और अगर इससे अधिक त्रिज्या अनुपात का मान है तो संरचना अष्टफलकीय ही होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो परिवर्तित हो जाएगी। यानी 0.414 एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धनायन और ऋणायन अधिक से अधिक संख्या में एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं, और जो न्यूनतम ऊर्जा की सर्वाधिक स्थायी स्ट्रक्चर है उसका निर्माण करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीमांत त्रिज्या अनुपात। ओके, और सीमांत त्रिज्या अनुपात नियम क्या है? सीमांत त्रिज्या अनुपात नियम यह है कि क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों की त्रिज्याएं बता दी जाए, यानी R प्लस व R माइनस का मान अगर बता दिया जाए तो उसके मान के आधार पर हम त्रिज्या अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या अनुपात के मान से हम उप सहसंयोजक संख्या का निर्धारण कर सकते हैं, और उप सहसंयोजक संख्या के मान के आधार पर क्रिस्टल की ज्यामिति बताई जा सकती है, जिसको कि सीमांत त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने अष्टफलकीय क्रिस्टल संरचना के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम अगली जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है, घनीय क्रिस्टलीय संरचना, उसके लिए त्रिज्या अनुपात का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उस पर बात करेंगे। दूसरा देखिए विद्यार्थियों, अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए इस समय जब टेम्परेचर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, कोरोना महामारी का जो प्रसार है वो बहुत तीव्र गति से होता है। कोरोना महामारी एक संक्रामक बीमारी है, कंटेंजियस डिजीज है। बीमारियों को हम मोटे तौर पर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं संक्रामक और एक को हम बोलते हैं असंक्रामक। संक्रामक बीमारियों में वो सभी बीमारियां आती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती हैं, ठीक है, और असंक्रामक में बीमारियां पर्टिकुलर होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये प्रसारित नहीं होती है। तो कोरोना जो कोविड का जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, वो एक संक्रामक प्रकृति का वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर प्रसारित होता है। इसलिए हमें कोरोना से बचने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक जो फिजिकल डिस्टेंस है, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के बीच में जो दूरी है उसको हम मेंटेन करके रखें, पर्याप्त दूरी मेंटेन करके रखें। दूसरी बात यह है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके नाक और मुंह से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं, और जो वायरस है वो नैनोमीटर साइज का होता है, जो कि हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसलिए मास्क के इस्तेमाल से वो जो ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में फैलती हैं उनके फैलाव को रोका जा सकता है, ताकि दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं आ पाए। तो दो बातें हो गई, एक को फिजिकल डिस्टेंस, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, हमें मास्क का इस्तेमाल करना है। और तीसरा यह है कि हमें हैंड और माउथ हाइजीन, यानी समय समय पर हमें अपने मुंह और जो हाथ है उसको सैनिटाइज करते रहना चाहिए। और ज़्यादा बेटर तो ये है कि हम अपने हाथ और जो मुंह है उसको साबुन या फिर जो हैंड वॉश की मदद से बार बार हम धोते रहें। कम से कम खाना खाने से पहले तो हम अवश्य रूप से हाथ धो करके ही खाना खाएं। इस प्रकार की जो सावधानियां हैं
अगर हम बरतेंगे तो निश्चित रूप से जो कोरोना महामारी है उसके प्रसार को हम रोक सकते हैं। और चूँकि आप लोग खासकर युवा विद्यार्थी हैं, तो कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने में आप जन जागरूकता हेतु अपनी जो युवा शक्ति है उसका इस्तेमाल करते हुए जो अपने आस पड़ोस और समाज में कोरोना महामारी से बचाव हेतु किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए, इस पर आप अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप ये जो ऑनलाइन अध्ययन सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है, ये निश्चित रूप से आपको घर बैठे ही जो है अच्छी जो अध्ययन सामग्री है आप तक पहुंच पा रही है। आप ये जो ऑनलाइन अध्ययन सामग्री है इसको पढ़ते रहिए और साथ में अपने जो भी नोट्स बना के पढ़ते हैं या जिस भी तरीके से आप पढ़ते हैं उस तरीके से आप अपना अध्ययन है वो जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।